Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स के इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज में सॉल्व करवा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम चैप्टर वाइज डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक अनाउंसमेंट है मेरे पास आप तमाम लोगों के लिए कि भाई सेकंड ईयर मैथ्स और फर्स्ट ईयर मैथ्स के मैं ऑनलाइन न्यू बैचेस जो स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो 10th जुलाई से कर रहा हूँ। और जो उसकी फीस होगी वो बड़ी मामूली सी फीस होगी पर मंथ की 1000 रुपीज, जिसमें ना सिर्फ पूरा कोर्स आपको कवर करवाया जाएगा बल्कि साथ साथ आपको तमाम टेस्ट भी लिए जाएंगे वीकली इंशाल्लाह। तो बहरहाल उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम चलते हैं फर्स्ट ईयर एमसीक्यू सॉल्व करवाने करने के ऊपर। सबसे पहले जो चैप्टर हमारे पास आता है फर्स्ट ईयर के अंदर ये सेट्स का होता है। अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, बड़ी आसान सी बात कह रहा है। कहता है कि देखो अगर तुम्हारे पास एक सेट ए आ रहा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और एक सेट बी है, यानी कि सेट ए के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेट बी के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट आ रहे हैं बी कॉमा सी। मुझसे कहा जाता है बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। अच्छा सेट्स का टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ बेसिक बातें कर लेता हूँ। मेरा बेटा यूनियन के मायने क्या होते हैं, ऐड करना। इंटरसेक्शन के मायने क्या होते हैं, कॉमन लेना। सही है, ये दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए। माइनस के मायने अपने पास लिख लीजिए, कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर माइनस का सिंबल आ जाए इसके मायने क्या होते हैं, इसके मायने ये होते हैं आप कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दोगे और खाली फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स को लिखोगे। और कहीं पे डेल्टा का सिंबल आ जाए तो इसके दो सेट्स के दरमियान अगर डेल्टा आ जाए तो डेल्टा कब यूज करते हैं मेरा बेटा, डेल्टा के मायने ये होते हैं कि भाई आप दोनों सेट्स के अंदर से कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करवाओगे और दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका आंसर होंगे। क्या कहा मैंने, आइए आपको समझा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ये इस इन चारों चीजों से, इन चारों एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे पास, इन चार ऑपरेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए यूनियन बी बताओ, तो भाई ए यूनियन बी यानी कि आपने सिंपल तरीके से आपका जो आंसर होगा, यानी कि ए यूनियन बी के मायने क्या होंगे, आपके आंसर में जो सेट आएगा बेसिकली वो ऐड करके मिलेगा इन दोनों इंडिविजुअल सेट्स के ऊपर। तो आपके पास अगर सेट ए आ रहा है एबीसी और सेट बी आ रहा है बीसी, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी। लेट सपोज अगर मुझसे कहा जाता कि बताओ इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, बी सी होगा खाली। कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर मैं कहूं आपसे इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पूछा हुआ नहीं है बट लेट सपोज अगर पूछ लिया जाए तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, बी और सी है, तो वो कॉमन एलिमेंट होगा। सही है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। अगला एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है, और ये बहुत ही सिंपल सी बात क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, बी इज इक्वल टू बी कॉमा सी कॉमा डी, देन ए माइनस बी, यानी कि आपको ए सेट की वैल्यू गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेट बी की वैल्यू गिवन है बी कॉमा सी कॉमा डी। आपसे कहा जा रहा है बताओ ए माइनस बी किसके बराबर होगा। देखो माइनस का ऑपरेशन क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन एलिमेंट को माइनस करवा दो और खाली फर्स्ट ब्रैकेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखो। तो फर्स्ट ब्रैकेट के रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ ए है, तो स्मॉल ए आपका आंसर होगा। क्लियर है, फर्स्ट वाले का आंसर ए है। ए क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो एबीसी है जो कि ऑब्वियसली ए के एलिमेंट थे, इसलिए ए हमारा आंसर था फर्स्ट का, कैपिटल ए, यानी कि सेट ए मेरा आंसर था, और इसके अंदर सिर्फ स्मॉल एक एलिमेंट ए मेरा आंसर आ रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास एक सेट ए आ रहा है उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं बी कॉमा सी, और यूनिवर्सल सेट मुझे आगे गिवन है, अल्लाह भला करे क्या, यूनिवर्सल सेट गिवन है ए कॉमा बी
कॉमा सी कॉमा डी। मुझसे कह रहा है कि भाई बताओ ए इंटरसेक्शन क्या होगा। ए इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल माइनस का ए, यानी कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। तो भाई माइनस का सिंबल मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है मेरा बेटा, दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करवा दो, खाली फर्स्ट ब्रैकेट के रिमेनिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट ब्रैकेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए कॉमा डी। हमारा ए कॉमा डी क्या होगा, आंसर होगा। इसमें वैसे आंसर्स मैंने मार्क तभी करके दिए हुए हैं ताकि बच्चों के लिए आसानी भी हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत ही मजे का। कहता है अगर 1,2 और 2,3 दो सेट्स आ रहे हैं तो बताओ ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये बहुत ही आसान तरीके। क्या कह रहे हैं, ए अगली वैल्यू दे रहे हैं आपको 1,2 और आपसे कहा जा रहा है अगर सेट ए आपके पास आ रहा है किसके बराबर, 1,2 के बराबर, और सेट बी की वैल्यू आ रही है 2,3 के बराबर। तो कहता है ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं हम लोग। पहले क्या निकाल लेते हैं मेरा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट आंसर होगा, तो 2 कॉमन एलिमेंट आ गया। अब कहता है ए को मल्टीप्लाई करवाओ ए इंटरसेक्शन बी से, यानी कि इस पूरे सेट से मुझे किसको मल्टीप्लाई करवाना है, टू सेट ए के एलिमेंट को। सेट ए की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, सेट ए की वैल्यू है 1,2। तो भाई 1,2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक बार बनेगा 1,2 और फिर 2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2,2 बनेगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया और उसके बाद उसको फिर सेट ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगला जो एमसीक्यूज आ रहा है मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए मेरा बेटा। जगह के लिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। सही है, तो आंसर यहाँ पे ये आ गया था। एमसीक्यूज नंबर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। कहते हैं अगर ए जो है सबसेट है बी का और बी है सबसेट बी का, तो बताओ ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है। मेरा बेटा ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहा मैंने, कभी भी आपके पास एक सेट अगर दूसरे सेट का सबसेट हो, दूसरा अगर तीसरे का सबसेट हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। कहता है अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स के मायने क्या होती है, यानी कि आपके पास ऐसे पर्टिकुलर सेट जिनके अंदर कोई भी चीज सिमिलर ना हो। सही है, इन ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। कहता है कि भाई अगर ए और बी क्या आ रहे हैं, दो डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं। डिसजॉइंट सेट्स यानी कि उन दोनों में कोई चीज सिमिलर ना हो, तो बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही होगी। अब देखो, पहली प्रॉपर्टी कहता है क्या ए और बी बराबर होंगे, नहीं भाई, डिसजॉइंट के मायने ये है कि उन दोनों में कोई चीज सिमिलर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं, अगला पहले थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है क्या ए यूनियन बी नल सेट के बराबर होगा, नहीं। अगर मैं डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन लूंगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मेरे पास आंसर आएगा, तो नल सेट तो आंसर नहीं आ सकता, नल सेट के मायने जीरो, आंसर जीरो आ जाए। और क्या उनका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर ना हो, ये भी गलत है। क्योंकि भाई देखो, अगर मेरे पास एक सेट में वैल्यू 1 है और दूसरे सेट की वैल्यू 2 आ रही है, तो ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी चीज सिमिलर ना हो। तो भाई क्या इनका यूनियन नल सेट होगा, बिल्कुल भी नहीं, इनका यूनियन तो 1,2 होगा। क्या इनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। और क्या क्या इनका इंटरसेक्शन नल सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई इनमें कुछ चीज कॉमन नहीं है, तो इनका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। वेरी गुड, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा, नल सेट होगा। एमसीक्यू नंबर 7 भी बड़ा मजे का एमसीक्यूज है। कहता है कि भाई देखो अगर ए और बी एग्जॉस्टिव सेट्स हैं, क्या है मेरा बेटा, एग्जॉस्टिव सेट्स है। तो एग्जॉस्टिव सेट्स अगर ए और बी आ रहे हैं तो बताओ इन चारों में से कौन सी कंडीशन को ट्रू करेंगे। अच्छा, एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं आपको पहले मालूम होना चाहिए मेरा बेटा। तो बेटा एग्जॉस्टिव सेट्स बेसिकली दुनिया में ऐसे सेट्स को हम कहते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स की बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है भाई, ऐसे दो सेट्स के जब मैं उनका यूनियन लूं, लेने के ऊपर मुझे यूनिवर्सल मिल जाए। यानी कि ऐसे दो इंडिविजुअल सेट्स जब मैं उनका यूनियन लूं तो मुझे आंसर में क्या मिले, यूनिवर्सल सेट मिल जाए। तो ऐसे पर्टिकुलर सेट्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऐसे पर्टिकुलर सेट्स को एग्जॉस्टिव सेट्स। तो मेरा बेटा अगर मेरे पास दो सेट्स एग्जॉस्टिव सेट्स है तो इनमें से कौन सी कंडीशन पूरी करेंगे, मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता दी। कभी भी दो इंडिविजुअल सेट्स अगर मैं यूनियन लूं, यूनियन लेने पे आंसर यूनिवर्सल सेट्स आ जाए, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऐसे सेट्स को एग्जॉस्टिव सेट्स। ऑल्दो इस जो मैंने आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मगर मैं इसके अलावा भी आपको कुछ एमसीक्यूज बता देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है, मेरा बेटा सेट का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछे सेट का ऑर्डर क्या है, तो सेट का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट को हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि किसी भी सेट का ऑर्डर क्या है वो हमें डिफाइन करते हैं उस सेट का ऑर्डर। क्लियर है।
अच्छा, एक और चीज, कभी भी कोई बंदा आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ दो सेट्स इक्विवेलेंट कब बनते हैं और इक्वल कब बनते हैं। दो सेट्स दुनिया में इक्विवेलेंट कब बनते हैं और इक्वल कब बनते हैं, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए मेरा बेटा। इक्विवेलेंट सेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनका ऑर्डर सिमिलर हो। ऐसे दो सेट्स जिनका ऑर्डर क्या हो, सिमिलर हो, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर आने वाली तादाद क्या हो, सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दो सेट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए ए और बी, ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स नहीं होंगे। उसके पीछे रीजन का भी समझा देता हूँ। यानी कि ऐसे दो सेट्स जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब उन सेट्स के अंदर आने वाली एलिमेंट्स की तादाद सिमिलर हो। देखो, पहले सेट के अंदर भी ऑर्डर 3 है, दूसरे सेट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने 3 है, इसलिए दोनों सेट्स का ऑर्डर चूंकि सिमिलर है तो ऐसे सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट। इक्वल सेट ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनका ना सिर्फ ऑर्डर सेम हो बल्कि टाइप ऑफ एलिमेंट भी सिमिलर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सिमिलर हो, यानी कि एलिमेंट्स भी सिमिलर हो। तो भाई अगर मैं लेट सपोज आपके सामने मैंने एक सेट रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो दूसरा सेट हो बी कॉमा सी कॉमा ए, या ए कॉमा बी कॉमा सी हो, या सी कॉमा बी कॉमा ए हो। यानी कि ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर आने वाले एलिमेंट्स भी सिमिलर हो, ऑर्डर भी सिमिलर हो, तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे दो सेट्स को हम कहते हैं मेरा बेटा इक्वल सेट्स। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल सी बात है, आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, सही है, नो इशू। अच्छा भाई, आगे मूव करते हैं जो मेरा बेटा। अब देखो हमारे पास एक नेक्स्ट चीज आ रही है, और ये नेक्स्ट चीज क्या आ रही है हमारे पास, हमसे कहा जाता है कि भाई बताओ ए कॉमा बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। भाई ए कॉमा बी यानी कि आपको एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपसे कहा जाता है कि बताओ इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू नेगेटिव का सिंबल होता है फॉर्मूले का बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। चेक कर लीजिए कहां पर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेट कहते हैं जेड बार को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट कहते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, इसका मतलब ये होता है कि इमेजिनरी टर्म का साइन आपने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस का आयोटा बी होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, ए कॉमन नेगेटिव बी का कॉन्जुगेट। तो ए कॉमन नेगेटिव बी का कॉन्जुगेट क्या होगा मेरा बेटा, देखो हमारे पास इमेजिनरी टर्म कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये सिंपल तरीके से होगा ए कॉमा बी। आपने कुछ भी नहीं करना होता, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना है, डेट द बेसिक कॉन्जुगेट। क्लियर है मेरा बेटा? वेरी गुड, अगर यहाँ तक किसी बात आपको क्लियर है। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कह रहा है बताओ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई क्या होगा। भाई एक्स वाई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमसे कहा जा रहा है बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा। भाई देखो, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल तरीके से आप अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर करते हो और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करते हो। अगर इमेजनरी पार्ट आपका नेगेटिव में भी होता है, चूंकि बाहर स्क्वायर आ रहा होता है, उसको वैसे पॉजिटिव कर देता है। तो हमेशा मॉडुलस के अंदर आपके पास रियल पार्ट स्क्वायर प्लस का इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल पार्ट के साथ नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव है, क्योंकि दोनों टर्म्स के ऊपर ऑब्वियसली स्क्वायर हो रहा हो तो नेगेटिव वैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कौन सा आंसर होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू जो आ रहा है ये मैंने आपको आई गेस प्रैक्टिकल सेंटर के जब पेपर करवा रहा था उसके अंदर पीसी का जो कोचिंग का मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, वहां पे भी एमसीक्यूज आया हुआ था। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी, बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहा जा रहा है बताओ किसके बराबर होंगे। देखो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है, तो अगर तो पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ओपन करवा लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस का आयोटा बी। अगर इस टर्म को सी किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सी कॉमा डी से। सी कॉमा डी का मतलब क्या, सी प्लस का आयोटा डी। अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाओगे तो बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे, दो ब्रैकेट सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। पहले क्या बन जाएगा, सबसे पहले बन जाएगा ए सी, फिर क्या बन जाएगा प्लस का ए डी आयोटा, क्योंकि ए जब आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए डी आयोटा। फिर क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये फिर हो जाएगा सी बी आयोटा। और फिर क्या हो जाएगा, आयोटा बी जब आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर बी डी। सही है।
अब देखो जो आपके पास रियल टर्म्स आ रही हैं इनको एक साइड पे कर दूंगा। देखो मेरा बेटा, हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नेगेटिव के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा, बेसिकली नेगेटिव का बीडी बन गया ना, यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव का बीडी। और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये आ रहा है एडी आयोटा प्लस का सीबी आयोटा। सही है मेरा बच्चा। अब देखो यहाँ पे आपके पास इनके बीच में ये रियल टर्म सारी आ गई, ये सारी इमेजिनरी टर्म्स आ गई। तो अगर मुझे इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है, किसमें लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर, बेसिकली हम इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करके लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रियल पार्ट्स आएंगी, कॉमे के बाद सारी की सारी इमेजिनरी पार्ट की टर्म्स आ जाएंगी। तो ए डी प्लस का सी बी वाली टर्म आ गई। चेक कर लो भाई कहाँ पे आ रही है। देखो भाई ए सी माइनस का बी डी और ए डी प्लस का बी सी। सही है ना, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है ये भी बहुत मजे का है। ये क्या कह रहा है, कहता है ए कॉमा बी को अगर सी कॉमा डी से डिवाइड करवा दो। अगेन आपके पास कभी भी बेटा ये कॉमे के अंदर और दो ब्रैकेट्स के अंदर चीजें आ रही हो ना, और तो हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होते हैं, तो इसको आप जल्दी से ओपन सॉल्व करवा लोगे, कोई मसले की बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी कि आपसे कहा जा रहा है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि अगर आपसे कहा जाता है ए प्लस का आयोटा भी डिवाइड हो जाए किससे, सी प्लस के आयोटा डी से। अब देखो एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ये पर्टिकुलर डिवीजन होता है ना, ये बहुत ही मजे का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन होता है लिटरली बहुत मजे का होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल तरीके से जो भी टर्म्स के नीचे डिवीजन में डिवाइड हो रही है ना, उसी सिमिलर टर्म से क्या करवा देना है, उसका साइन कन्वर्ट करवा के उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है कंप्लीट क्वेश्चन को, और आपके पास अल्टीमेटली आंसर्स की फॉर्म में आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा भाई जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। शाबाश मेरा बेटा। क्या कहा मैंने, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपसे कहा जा रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा बाय द वे, हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा सर आपको कैसे पता चला दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ब्रैकेट्स में लिखी हुई टर्म है। मेरा बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखी हुई है, तो कभी भी आपके पास इस तरह ब्रैकेट के अंदर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो नॉर्मली बच्चा सोचता है सेट्स होंगे, बट इट सेट्स नहीं, क्योंकि कॉमा आ रहे हैं दोनों के दरमियान। एंड मुझे अपने आंसर्स देख के भी अंदाजा हो रहा है कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही गिवन है। अच्छा भाई, तुम किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे। देखो मेरा बेटा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन होती है वो डिवीजन बेसिकली फॉलो करती है हमारे पास रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को। यानी कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करनी हो, सिमिलर टर्म जो नीचे डिवाइड हो रही है तो सिमिलर टर्म को लेते हैं, बस उसका बीच का साइन कन्वर्ट करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। ओके, तो नीचे क्या बन जाएगा, देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किस पैटर्न पे लेकर गए, सिंपल तरीके से हम लोगों ने जो नीचे वाली टर्म आ रही होगी उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ओके, अब देखो नीचे मेरे पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। तो नीचे तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो नीचे तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए इंटू सी हो जाएगा, फिर ए इंटू नेगेटिव का आयोटा डी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी आयोटा। फिर आयोटा बी जाके जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बी सी आयोटा। और फिर आयोटा बी जाके जब नेगेटिव का आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बी डी। सही है। अब देखो मेरे पास आयोटा स्क्वायर चूंकि बराबर होता है नेगेटिव वन के, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा। और यहाँ पे अगर आप रियल पार्ट वाली तमाम टर्म्स को एक साइड कर दो, देखो ये वाली टर्म गौर से देखो, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का वन हो जाएगा। तो क्या हो गई मेरे पास रियल पार्ट वाली टर्म, ये हो जाएगी ए सी प्लस का बी डी। और इमेजनरी पार्ट वाली कौन कौन सी टर्म होती है जिनके साथ आयोटा का सिंबल होता है। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या क्या आ गया, ये आ गया प्लस का बीसीआई, यानी कि बीसी आयोटा, नेगेटिव का एडी आयोटा। तो आप चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, बट एमसीक्यूज के लिए आपका टाइम कम होता है भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करने एमसीक्यूज को, टाइम खाली शॉर्ट है, और तो ओएमआर शीट के ऊपर भी सॉल्व करना है। तो मेरा बच्चा किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान तरीका, सिंपल तरीके देखो, फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ऑब्वियसली फिर इसको आप फर्दर ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, रियल पार्ट एक साइड के ऊपर कॉमे के बाद इमेजनरी पार्ट। मगर मुझे उसके बगैर भी आंसर साफ दिख रहा है। आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बीसी माइनस एडी और एसी प्लस का बीडी उसके अंदर आ रहा है। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगेन बड़े मजे का, ये जो एमसीक्यूज है बहुत दफा पेपर में पूछा गया है। क्या कह रहा है, आयोटा इंटू थ्री प्लस टू आयोटा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपसे इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा बड़ा जज्बाती होता है हमारा इंटर का, वो क्या देखता है, वो कहता है सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसमें से इमेजनरी पार्ट पूछा हुआ है, सर ने बताया था कि जिसके साथ भी जो है ना आयोटा होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा। वो चरिए इस आयोटा को नहीं देखता है, आयोटा बाहर भी गिवन है। बेटा पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाओगे, देखो जब आयोटा थ्री से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन होने पे क्या बन गया, थ्री आयोटा। फिर ये आयोटा जब जाके टू आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, टू आयोटा स्क्वायर। और हमें बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, तो बेसिकली इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। तो माइनस का वन जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का टू। अब बताओ इमेजनरी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन में, थ्री।
3 इमेजनरी पार्ट है, क्लियर है। अच्छा, आपसे इमेजनरी पार्ट पूछा हुआ है, एक ऑप्शन आपको 3 आयोटा का भी गिवन है, बच्चे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे। अबे अल्लाह के बंदे गौर से देख, क्वेश्चन कह रहा है इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट का नंबर मतलब होता है, इमेजनरी पार्ट का मतलब नंबर होता है, नंबर पूछ रहा है आपसे। रियल पार्ट अगर कहेगा तो सिंपल -2 आपका रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट क्या, प्लस का 3, क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन बहुत ही मजे का, कहता है बताओ फैक्टर ऑफ 3m प्लस का 8t स्क्वायर, कहता है इसका फैक्टर बताओ कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। आपको गिवन है 3m स्क्वायर प्लस का 8t का स्क्वायर, कहते हैं इसका फैक्टर बताओ। देखो, फैक्टर निकालना सबसे आसान मेथड होता है। अब अगर मैं अपने आंसर्स देखूं ना, तो आंसर्स के अंदर मुझे 4 तरह के डिफरेंट आंसर्स देखे हैं, पता नहीं ब्रैकेट में कैसे कन्वर्ट किया हुआ, क्या किया हुआ है, चलो देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो मैं उसको आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, मैं आपको आसान भाषा में ये एमसीक्यूज क्लियर करवाता हूँ। लेट सपोज अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास गिवन हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप तमाम लोग मुझे बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, है ना भाई। तो अगर मैं आपके सामने ये टर्म लिख दूं, मैं कहूँ यार मुझे इस फॉर्मूले पे इसको ओपन करना है, आप बोलेंगे सर क्या मजाक करें सर, ये क्वेश्चन प्लस का आ रहा है, माइनस में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे। और सेकंडली यहाँ पे तो हर टर्म पे प्लस भी नहीं आ रहा, तो भाई और हर टर्म पे रूट भी नहीं आ रहा, तो मेरा बेटा रूट बना लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अगर 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है और मुझे 3 पे स्क्वायर चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे ये वाला काम कर सकता हूँ। आप में से किसी बंदे को इशू होगा, आप बोलेंगे सर नहीं कोई इशू नहीं है, आपने 3 की जगह पे √3 का होल स्क्वायर रख दिया, बात वही है, 3 एक तरीके से बन रहा है वो, और आगे m का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। सिमिलरली देखो 8 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मुझे मालूम है 8 पे स्क्वायर नहीं, बट मुझे स्क्वायर लेकर आना है, तो कैसे, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ √8 पे स्क्वायर, भाई स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, वापस से 8 बन गया, सही है ना। अब देखो मैंने स्क्वायर वाली टर्म कहानी तो पहले आसान कर दी। अब जरा मुझे एक और बात जरा गौर से सोच के बताना, गौर से सोच के, अगर मुझे इनके बीच में प्लस के बजाय नेगेटिव का साइन चाहिए, अगर मुझे इनके बीच में प्लस के बजाय नेगेटिव का साइन चाहिए हो, तो क्या मैं ऐसे करके ये कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से सोच के बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी मसला, अगर मुझे यहाँ पे प्लस के बजाय नेगेटिव का साइन चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे फैक्टर बनाने का मतलब क्या, मुझे इस फॉर्म क्वेश्चन को इसमें ब्रेक करना है इस फॉर्मूले के ऊपर, तो क्या मैं प्लस की जगह पे ये टर्म लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर लिख तो सकते हैं, बिल्कुल सर। तो भाई मेरा क्वेश्चन अब क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया √3m का होल स्क्वायर माइनस का एज इट इज, और यहाँ पे क्या बन गया √8t आयोटा का होल स्क्वायर। मैंने सबके स्क्वायर्स को एक ही जगह बाहर लिख दिया। अब मुझे देख के बताओ कि ये वाली टर्म ए बन गई, ये वाली टर्म बी नहीं बन गई, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से √3m प्लस का √8t, सही है, आयोटा। और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस का √8t आयोटा। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसको क्वेश्चन एग्जामिनर ने फर्दर सिंप्लीफाई भी करवाया है, तो वैसे √8 बराबर चूंकि 2√2 के होते तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा √8 किसके बराबर होता है, 2√2 के बराबर होता है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करना तो बहुत ही आसान है, क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब बताओ मेरा बेटा, इसमें कोई मसला, इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सब कुछ। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मेरा बेटा ये बात बहुत ही कॉमन सी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम, इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का सम किसके बराबर होता है, बराबर होता है 0 के। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा भाई, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, ऑब्वियसली हमारे पास इसके बराबर होगा, यानी कि तमाम की तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है, देखो सम बराबर होता है 0 के, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मायने मल्टीप्लाई के, अगर मैं तमाम प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर मैं तमाम के तमाम ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज को प्रोडक्ट ले लूं, मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1, यानी कि यूनिटी। अच्छा, अगला एमसीक्यूज मैंने बहुत दफा अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा आ रहा है, तो उसका अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 बाय ओमेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। यानी कि एक अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट आ रहा है यूनिटी का ओमेगा, तो उसका दूसरा अदर पार्ट क्या होगा मेरा बेटा, 1 बाय ओमेगा होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे कहते हैं कि बताओ ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37 किसके बराबर होगा। देखो कभी भी ओमेगा के ऊपर हाईएस्ट पावर आ जाए, हमेशा ओमेगा क्यूब में ब्रेक करते हैं। मेरा बेटा क्या करोगे, सिंपल तरीके से ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब
32 के 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। किस नंबर के ऊपर आएगा, बोलोगे सर नहीं आता, ये तो मसला हो गया। किसने बोला मेरा बेटा मसला हो गया? क्या 32 3 के टेबल में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। 32 से पहले वाला कौन सा नंबर 3 के टेबल में आता है? 30 आता है, तो ओमेगा 30 आता है, और उसको ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। यानी कि ओमेगा की पावर 32 को हमने चूंकि 3 के टेबल पे सॉल्व करना है, तो हमने क्या करा, 32 को ब्रेक कर दिया किसमें, ओमेगा 30 और ओमेगा स्क्वायर में। बीच में साइन आएगा प्लस का। ओमेगा की पावर 37 आ रहा है कि 37 3 के टेबल में आता है, बेटा नहीं आता। कैसे सॉल्व करोगे, 36 इंटू ओमेगा के ऊपर, क्लियर है। अब देखो ओमेगा 30 भी 1 हो जाएगा, ओमेगा 36 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यू बराबर होती है 1 के, और 30 भी 3 के टेबल में आता है, 36 भी 3 के टेबल में आता है। तो सिंपली क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। और हमें ये बात मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से -1 के। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। इसी तरीके से हमसे कहा जाता है बताओ आयोटा की पावर 400 का आंसर क्या होगा। भाई 400 का 2 के टेबल में आता है, तमाम लोग बोलेंगे सर बिल्कुल आता है। किस नंबर के ऊपर आता है मेरा बेटा, 200 के ऊपर आता है, यानी कि आयोटा स्क्वायर 200 ब्रेक कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, -1। -1 पे पावर आ रही है कैसी, 200, यानी कि -1 के बाहर पावर आ रही है इवन। इवन पावर क्या करेगी, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा देगी। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और भी मजे का। कहते हैं भाई 4 की पावर x+1 अगर बराबर हो 64 के, तो बताओ वैल्यू ऑफ x क्या होगी। क्या कहते हैं, अगर 4 की पावर x+1 बराबर हो किसके, 64 के, तो बताओ आपके पास सिंपल तरीके से x की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े मजे के होते हैं, बहुत ही मजे के। यानी कि आपको 4 की पावर में गिवन है x+1 इक्वल टू के बाद 64 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे एक बात बताओ, आपको पावर्स में खेलना है, तो कोशिश ये करें कि आगे पीछे की बेसिस आपके बराबर आ जाए। मुझे बात बताओ बेटा, 64 किसकी पावर में आपको मिलेगा। अब तमाम लोग बोलेंगे सर 2 की पावर 6 पे मिलेगा और 4 की पावर क्यूब पे मिलेगा, है ना भाई। तो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सेम हो जाए, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। तो बेसिकली x+1 बराबर आ जाएगा किसके, 3 के। तो यहाँ से हमारे पास प्लस का 1 जब वहां पे जाएगा, 3 माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कहते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर आ रहा है 0 के, तो बताओ रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू कभी भी 0 हो जाए, तो बताओ रूट्स ऑफ द इक्वेशन का आंसर क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला 0 के बराबर आ जाए, तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो, रियल और अनइक्वल, यानी कि तुम्हारे रूट्स एक इक्वेशन के कैसे आ रहे हैं, अगर रियल और अनइक्वल आ रहे हैं, और ऐसी इक्वेशन के अंदर क्या खास बात होगी मेरा बेटा, देखो कभी भी अगर आपके डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उस सूरत के अंदर आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल और अनइक्वल होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई, अगला एमसीक्यूज कहता है कि अगर तुम्हारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तो रूट्स कैसे होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के अंदर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। सही है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है कि भाई अगले 24 एमसीक्यूज क्या कह रहा है, बताओ मेरा बेटा कि अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से कैसे निकालोगे। देखो मेरा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई ए। सही है, सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये आ रही है एन। तो c की वैल्यू n आ गई, a की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट n। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय l। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं भाई बताओ एक इक्वेशन के में इसके सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मेरा बेटा माइनस का b डिवाइडेड बाय a। भाई देखो हमारे पास सिंपल तरीके से b की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है q, तो माइनस का साइन फॉर्मूले का, q का q एज इट इज, और a की वैल्यू क्या होगी, p होगी। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का q डिवाइडेड बाय b। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट प्लस का आयोटा और नेगेटिव का आयोटा हो, कौन सी होगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़े मजे का है। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या आ रहे हो, प्लस आयोटा नेगेटिव आयोटा। क्वेश्चन सॉल्व वैसे तो आप बेसिक साइंस में भी कर सकते हो, पर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है, उसके रूट्स आ रहे हैं प्लस आयोटा एंड नेगेटिव आयोटा। सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लो। क्या निकाल लो, सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही है। वो क्या आते हैं, सिंपल तरीके से दोनों रिक्वायर्ड रूट का सम करके, तो 1 माइनस आयोटा, तो वैसे ही मेरे पास आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं क्या निकाल लूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लूं, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा इंटू नेगेटिव आयोटा। क्या बन गया, बन गया नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर होता है पॉजिटिव 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो बाहर वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो, जब मैंने सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी निकाल लिया, मेरे तमाम प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको फॉर्मुला पढ़ाया था। और ये फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला हमारे पास सिंपल तरीके से होता है इक्वेशन को फॉर्म करने का। क्या फॉर्मुला होता है, एक्स स्क्वायर
माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक्स का एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या है मेरे पास यहाँ पे, अल्लाह भला करे कहां गया, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत बच्चों की तरह इजीली हंसते खेलते हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। सबको क्लियर है भाई, किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं मैट्रिसेस के टॉपिक का, कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मेरा बेटा कभी भी कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखो ये वाली जो चीज होती है ना, इस चीज को हम कहते हैं रॉ, ये वाली जो चीज होती है चीज को हम कहते हैं कॉलम। हमेशा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकाला जाता है रॉ इनटू कॉलम होता है, सही है ना। अब देखो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मांग रहा है, मेरे पास इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितनी रॉज आ रही हैं, भाई रॉ मेरे पास एक ही है मगर कॉलम कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो रॉ पहले लिखी जाएगी कॉलम बाद में लिखा जाएगा, तो रॉ इनटू कॉलम होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास का आंसर आ गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही मजे का, कहता है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, अच्छा ये एमसीक्यू जो बहुत पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है, तभी मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट अपने एमसीक्यूज के तौर पे कहा हुआ है। कहते हैं कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस आ रहे हैं ए और बी, तो जल्दी से जरा सोच के बताओ कि तुम्हारे पास सिंपल तरीके से m मल्टीप्लाई बाय n का आंसर क्या होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस का ऑर्डर आ रहा है ए और बी, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर आपको गिवन है m इंटू एन एन इंटू पी, आपसे कहता है कि भैया बताओ ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान सा एमसीक्यू है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक पहला मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m इंटू एन, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आ रहा है n इंटू पी। देखो कॉमन पार्ट को निकाल दो तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके रॉस और लास्ट वाले के कॉलम्स। भाई इस तरह की मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि बेसिकली इसका एक आसान पैटर्न या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, उसके रॉस और कॉलम गिवन है जो कि क्या आ रहे हैं m इंटू एन आ रहे हैं, मैट्रिक्स बी गिवन है उसके रॉस और कॉलम आपको क्या गिवन है n इंटू पी गिवन है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉज होंगी और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से m इंटू पी आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब देखो आपके पास एक और एमसीक्यू आ रहा है, ये कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस आ रहे हो A and B are two matrix, then what will be the value of A into B transpose। भाई ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, कभी भी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो यानी कि हमको मल्टीप्लाई करें उनका प्रोडक्ट लें, उसका ट्रांसपोज बराबर होगा हमेशा, कि अगर मैं सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और उसको मल्टीप्लाई करवा दूं फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ओपन हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे देन एक और क्वेश्चन आ रहा है आई थ्री के मायने क्या है मेरा बेटा, आई थ्री यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का किसके बराबर होगा, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 यानी कि मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का क्या ले लूं, डिटर्मिनेंट ले लूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि 3/3 के डिटर्मिनेंट ले लूं अगर मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही आसान सा, कहता है कि भैया आपके पास एक 2/2 का मैट्रिक्स है, तो बताओ अगर मैं इसका 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट लूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई कोई मसले की बात नहीं, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 4 1 जार 4 बन गया, माइनस का साइन फॉर्मूले का 3 2 जार 6 बन गया, 4 में से जब 6 जाएंगे तुम्हारे पास तो क्या बचा, यहाँ पे नेगेटिव का 2 बचा। ये तुम्हारे पास आंसर आया है अभी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का, किसका आंसर आया है, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का। क्वेश्चन तुमसे कह रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, क्या बताओ 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ। तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी तो सिंपल तरीके से जो भी मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही मजे का, क्या कहता है 32 नंबर के ऊपर, कहता है इफ टू रॉज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी डैश। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक्स की हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, अगर मैट्रिक्स के अंदर कभी भी कोई भी दो रॉज सिमिलर हो जाए या कोई कभी भी किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई से भी दो कॉलम्स सिमिलर हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू भी बहुत इजी है, कहता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिंगुलर होगा उसका मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अच्छा भाई, फाइनली अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज आ गया, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, पेपर में बहुत पूछा जाएगा, ये ग्रुप्स के टॉपिक से एमसीक्यूज। कहेगा कि भाई अगर तुम्हारे पास 1 -1 है क्लोज्ड,
तो बताओ किस चीज में क्लोज है। अच्छा, बहुत से बच्चों ने ग्रुप्स का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत से कोचिंग सेंटर्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, या फिर बहुत से टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता होता। तो मेरा बेटा ग्रुप्स के लेक्चर्स मैंने एप्टीट्यूड लेवल पे डिलीवर किए हुए हैं। तो भाई ग्रुप के एमसीक्यू समझने के लिए अगर आप चाहें तो एडिशनली उन लेक्चर्स को लाजमी ले लीजिएगा जिन्होंने ग्रुप्स का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। वो एटलीस्ट मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में चाहिएगा, वहां से ग्रुप्स के 2 लेक्चर्स होंगे, दोनों को बारी बारी समझ लीजिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होता है, एंड सो ऑन। उन लेक्चर्स को समझ लीजिएगा, एमसीक्यूज उनके कर लीजिएगा। ऑल्दो वो एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर होंगे, बट आपके पेपर में उनके एमसीक्यूज ग्रुप्स के आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ाते ही नहीं है टीचर्स ग्रुप्स, ना कि टीचर को पढ़ाने भी नहीं आता होता ग्रुप्स के टॉपिक को, इसलिए मैं मशवरा दूंगा। अब इस एमसीक्यूज के अंदर क्या पूछ रहा है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक सेट गिवन है, बताओ ये सेट किस चीज पे क्लोज है। यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट 1 और -1 आ रही है, एडिशन पे क्लोज है, सबट्रैक्शन पे क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन पे क्लोज है, नन पे क्लोज है। अब इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल वेरीफाई करता है कि यार ये जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं किस सिंबल को, किस ऑपरेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। एडिशन को कर रहे हैं, सबट्रैक्शन को कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। और ये जो आपके पास ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स टेबल बनता है, ये जो हमारे पास टेबल बनता है, कैसे फॉर्म होता है कंपोजिशन टेबल, कि भाई सिंपल तरीके से जो भी मेरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको एक दफा ऊपर लिखते हैं, एक दफा इस साइड पे लिखते हैं। अब जो भी एलिमेंट मुझे वेरीफाई करना है, लेट्स से मुझे एडिशन वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी इस कंपोजिशन टेबल में वेरीफाई करेंगे। कैसे, 1 into 1, बीच में सिंबल प्लस का, तो 1 प्लस का 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अगर तो यहाँ पे आंसर्स वो तमाम नंबर्स आए जो इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब कंपोजिशन टेबल वेरीफाई कर रहा है इस ऑपरेशन को। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब कंपोजिशन टेबल ने फेल कर दिया इस ऑपरेशन को। लेट सपोज प्लस का ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन फेल हो गया, क्योंकि पहले ही नंबर जो मेरे पास आया 1 + 1 पे 2 आया, और 2 इस सेट में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एडिशन का ऑपरेशन प्रूव नहीं होता। दूसरा ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का, वो चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1 में से 1 निकालूं तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या इस सेट में कहीं आपको 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी फेल हो गया। आइए अब चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन को। 1 into 1 क्या होगा, 1 होगा। क्या 1 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल कर रहा है, वेरीफाई कर दिया। 1 into -1 क्या होगा, नेगेटिव का 1 होगा। -1 into 1 क्या होगा, नेगेटिव का 1 होगा। -1 क्या होगा, +1 होगा। यानी कि मेरे पास जो भी आंसर्स है सारे के सारे वो आंसर्स है जो कि सेट एस के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। कोई भी आंसर इस सेट एस के बाहर का नहीं आया। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज ऑपरेशन ऑन सेट एस। ये बेसिकली कंपोजिशन टेबल फॉर्म करना होता है। बेटा कंपोजिशन टेबल के ऊपर बहुत एमसीक्यूज एग्जिस्ट आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर, और ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एप्टीट्यूड साइड के ऊपर। मेजॉरिटी टीचर्स नहीं पढ़ाते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता भी हूँ, और मेरे चैनल के ऊपर से लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए। कहता है अर्थमेटिक मीन बताओ किसके दरमियान, A+B के दरमियान का अर्थमेटिक मीन बताओ। अब ये जो एमसीक्यूज आ रहा है ना, ये लिटरली बड़े मजे का है। कहता है कि भाई क्या बताओ, अर्थमेटिक मीन बताओ। अब उससे पूछोगे भाई अच्छा अर्थमेटिक मीन बताएं, किसके दरमियान अर्थमेटिक मीन बताओ, ए और बी के दरमियान। तो भाई अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है A+B/2। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास ये टर्म आ रही है y² = x² + z² डिवाइडेड बाय 2, और तुम्हारे पास x² y² z² तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है। देखो तुम्हें यहाँ पे जो एलिमेंट्स गिवन है, 3 एलिमेंट्स गिवन है एक सीक्वेंस के अंदर, कौन कौन से गिवन है। अब ये ए बी और सी नहीं गिवन, कौन कौन से गिवन है, x² y² z²। मिडिल वाली टर्म मीन को शो करवा रही है कि भाई ये मिडिल टर्म से आपने ही निकाला हुआ है। अब आपके पास फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास अर्थमेटिक मीन का होता है A+B/2। हार्मोनिक मीन का क्या होता है, 2ab/A+b। और ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है, रूट के अंदर ab। देखो यहाँ पे सिर्फ ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, और ये जो सीक्वेंस मुझे यहाँ पे गिवन है, ये खाली फॉर्मूला नंबर 1 को प्रूव कर रहा है। क्योंकि मिडिल टर्म यानी कि am बराबर आ रहा है y² = यानी कि x² + b यानी कि z²/2 के। इस तरीके से हमारे पास एक किस चीज के अंदर सीक्वेंस आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर आ रहा है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहता है कि अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, और ये जीपी के अंदर, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट में ए बी, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का। देखो ए यहाँ पे ए और बी, अच्छा ए और बी के मायने क्या होती है, आपकी फर्स्ट और आपकी एक्सट्रीम वैल्यू, जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज ए और सी आ रही है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट के अंदर ए सी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का रूट के अंदर ए सी। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए भैया, अगले एमसीक्यू क्या कहता है, अगर कहता है कि तुम्हारे पास बताओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सम क्या होगा अगर तुम्हारी आर की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। मेरा बेटा आर की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी हो तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल तरीके से वो बताना है। कौन सा फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा। और अगर आर से बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास हो, यानी कि अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो, तो उस सूरत में सम का वैल्यू हमारी ऑप्शन नंबर बी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में वैसे बात गिवन भी थी। सही है, तो ये 2 फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास 3, G, 27 एक सीक्वेंस आ रहा है,
तो बताओ वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्या कर लोगे मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल 3 × 27। 27 × 3 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और √81 किसके बराबर होता है, +-9 के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, +-9। देखो एक ऑप्शन 9 भी गिवन है आपको। मेजोरिटी अवाम को ये बात नहीं मालूम होती है कि जब कभी आप स्क्वायर रूट को रिमूव करते हो आपके पास एक ऑप्शन आता है प्लस का और एक ऑप्शन आता है माइनस का। तो ये बेसिक बात आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है कि बताओ सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म ऑफ अ टर्म इन अ जीपी इज डैश। भाई सम ऑफ इनफिनाइट टर्म निकालने का फॉर्मूला जीपी का क्या होता है, बहुत ही मशहूर जमाना फॉर्मूला है। आई होप सबको मालूम होना चाहिए। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, फॉर्मूला बराबर होता है एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। क्लियर है मेरा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है कि भाई हार्मोनिक मीन फाइंड करना है अगर तुम्हें दो वैल्यूज के दरमियान। तो भाई देखो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, है ना भाई। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 2 का 2 फॉर्म लेगा। ए की वैल्यू गिवन है 1/3 और बी की वैल्यू गिवन है 2/5, सही है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ए इज अगेन 1/3 एंड बी इज 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इस क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2 2 जार 4 आ गया, नीचे आ जाएगा 5 3 जार 15। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे नीचे एलसीएम लेने पे 5 3 आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैं हाथ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो मसला नहीं है। तो 5 1 जार 5 एंड 3 प्लस का 2 6 हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो गया, सही है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 11। तो 4 डिवाइडेड बाय 11 आपका आंसर होगा। भैया मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ जाइएगा, मुझे मेरी मैथ्स इसलिए तेज है कि बेटा मैं नस्ट के बैचेस पढ़ाता हूँ, आईबी के बैचेस पढ़ाता हूँ, जीआई के फास्ट के एनईडी की तैयारी करवा रहा हूँ, वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ इंटर लेवल के ऊपर सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 4 डिवाइडेड बाय 11 आंसर आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं अगर आपके पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, तो बताओ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किसका बराबर होगा। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास ए जी और एच आ रहा है और ये हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन उसको शो करें, तो बताओ किसका बराबर होगा। देखो बीच की वैल्यू क्या है, बीच की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन है, सही है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये एमसीक्यू एप्टीट्यूड साइड पे बहुत आता है। तो मेरा बेटा देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट के अंदर ए बी, यहाँ पे ए है और बी क्या है, एच है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एच हो जाएगा। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच आ जाएगा, सिंपल इज दैट। क्लियर है मेरा बेटा, वेरी गुड। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू तुमसे क्या कहता है, कहता है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास ए बी सी एक सीक्वेंस आ रहा है, तो बताओ ये जो फॉर्मूला है किसको डिनोट कर रहा है। भाई देखो ये फॉर्मूला किसको डिनोट कर रहा है, सिंपल सी बात है, बीच वाली चीज चीज आपका मीन होगा और ये ए और सी एक्सट्रीम नंबर्स हैं। मुझे साफ दिख रहा है यार, खाली हार्मोनिक मीन का एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें ऊपर 2 आता है, तो ऑब्वियसली एचपी है ये। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, या ए कॉमा जी कॉमा एच, सिंपल तरीके 3 नंबर्स आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली बिटवीन द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। कहते हैं बीच वाली वैल्यू या तो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, हार्मोनिक हो, बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, लेट्स सपोज कर लेता हूं 2 और 3। कहते हैं तुम्हारी चॉइस है, बीच में ए रखो, जी रखो, एच रखो, अर्थमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो। बताओ इन चारों में से कौन सा सीक्वेंस हमेशा प्रूव होगा। यानी कि मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई तुम दुनिया के कोई से भी 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लो, उनके दरमियान इधर अर्थमेटिक मीन निकालो, या इधर हार्मोनिक मीन निकालो, या इधर ज्योमेट्रिक मीन निकालो। बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, फिर किसकी आएगी, फिर किसकी आएगी। आइए चेक कर लेते हैं। लेट्स मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो क्या बन जाएगा, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 क्या बन गया, 5 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, सही है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ये आ गई। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं इनके दरमियान हार्मोनिक मीन निकाल लेता हूँ। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab, सही है ना, 2ab, सही है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए प्लस बी होगा, 3 + 2 5 बन गया। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 एंड 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई, देन मेरे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सिंपल तरीके से रूट के अंदर ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 3, 2 3 जार 6, यानी कि अंडर रूट 6 आ गया। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है। क्या कहा, अब सिंपल तरीके से जाओ जरा कैलकुलेटर पे जाके चेक करो बड़ी वैल्यू आपको किस पे मिल रही है। आई कैन एश्योर यू कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू जो मिल रही होगी वो मिल रही होगी अर्थमेटिक मीन के ऊपर, क्योंकि अर्थमेटिक मीन पे आपके पास क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 2। और उसके बाद जो आपको बड़ी वैल्यू मिल रही होगी सिंपल तरीके से वो मिल रही होगी आपको इसके ऊपर, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर, है ना भाई। तो आप कैलकुलेटर में जाके तीनों वैल्यू चेक कर लो। हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी आती है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की आती है, फिर हार्मोनिक मीन की आती है। तो आप कैलकुलेटर पे जाके डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लो, आपके पास आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा। वैसे आपको एक बार जमानी याद होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर हमेशा अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है, उसके बाद हार्मोनिक मीन बड़ा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज तो मेरा फेवरेट है भाई, मेरे बच्चे जानते हैं एमसीक्यूज मैंने कितना उन्हें तैयारी करवाई है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे पर्सनल, इधर ऑनलाइन इधर इंस्टीट्यूट के अंदर,
तो वो जानते हैं मैंने एमसीक्यू कितनी उन्हें मेहनत करवाई। ये एमसीक्यू तो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, और ना सिर्फ आज, अगर आज तैयारी करोगे तो बेटा कल एप्टीट्यूड साइड पे तैयारी आपके काम आएगी। सो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई मेरी नई जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, नया जो मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, 10th जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जल्द से जल्द। 1000 रुपीज खाली उसकी फीस है। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अब से मैं किसी कोचिंग साइट पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओनली अपने ऑनलाइन साइट पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई कोचिंग के अंदर बच्चा बिल्कुल ही जो है ना डली किस्म का मिल रहा होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू से मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है आपसे, कहता है वैल्यू ऑफ n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को मेरा बेटा? देखो, कभी भी आपके पास ऊपर भी फैक्टोरियल आ जाए, नीचे भी फैक्टोरियल आ जाए, कैसे इसको एक्सपेंड करवाते हैं? आप हमेशा एक कोशिश करते हो कि सबसे बड़े वाले वेरिएबल को, सबसे बड़ी वाली टर्म को ओपन करवाना है। अब देखो, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल के अंदर आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म कहाँ पे आ रही है? जाहिर सी बात है n+1 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसको एक्सपेंड करवा दो। सबसे पहले n+1 एज इट इज एक बार लिखा जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? बन जाएगा n+1 - 1, फिर क्या हो जाएगा? n+1 - 2, यहाँ पे लाके फैक्टोरियल को स्टॉप करवा देंगे। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे मेरे पास है n-1 फैक्टोरियल। तो भाई 1 में से जब 2 निकालूं तो क्या बचेगा? n-1 बचेगा। तो इस टर्म ने इस टर्म को कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? +1 नेगेटिव, +1 ने -1 भी कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से n इंटू n+1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए भैया, अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n। सही है, 1। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 12 हो, तो बताओ n+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही आसान एमसीक्यू है, यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें दे दूं 12 + 1 फैक्टोरियल। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, कहते हैं अगर n की वैल्यू 12 है तो बताओ n+1, तो n की जगह पे 12 पुट कर दिया तो क्या बन गया? 12 + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, यानी कि नीचे भी n आ रहा है। 12 + 1 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है 13 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ गया? 12 फैक्टोरियल। देखो, कभी भी ऊपर फैक्टोरियल आ जाए, नीचे फैक्टोरियल आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, हमेशा क्वेश्चन में चेक करो बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे भी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बड़ी वैल्यू कौन सी? 13 फैक्टोरियल। इस बड़ी वाली टर्म को वहां तक एक्सपेंड करवाने के छोटी टर्म कैंसिल आउट हो जाए। देखो 13 फैक्टोरियल कहां तक एक्सपेंड होगा? ये होगा 12 12 नीचे 12 गिवन है, तो 12 को कैंसिल आउट करवाना है, तो 13 को मैंने 12 तक एक्सपेंड करवाया, यहाँ पे ले जाकर स्टॉप कर दिया, ताकि नीचे वाला जो 12 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाए। इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है। कहता है द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर वर्ड फोकस। आपको एक वर्ड फोकस गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ कितनी वर्ड्स ऑफ अरेंजमेंट बना सकते हो। देखो, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको क्या सिखाई थी, कभी भी आपके पास कोई वर्ड गिवन हो, उसकी अरेंजमेंट परमुटेशन निकालनी हो, कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही आसान तरीका है वर्ड फोकस की। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिनो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 3 4 5। सबसे ऊपर लिख दो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। कितने लेटर्स आ रहे हैं ऊपर? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल आ गया ऊपर। नीचे इंडिविजुअल अल्फाबेट का फैक्टोरियल आएगा, काउंट आएगा। सबसे पहले ऊपर क्या आता है? टोटल, टोटल अल्फाबेट्स का काउंट का फैक्टोरियल ऊपर लेते हो। नीचे डिवीजन में इंडिविजुअल अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल होता है, तो एफ कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल। ओ कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल। सी कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल। यू कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल। 5 एस कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल। अच्छा भाई, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। 1 फैक्टोरियल सब 1 के बराबर ही होते हैं, काउंट करने की नीड नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 120 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? एमसीक्यूज नंबर 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए मेरा बेटा। एमसीक्यूज नंबर 51 भी पेपर के रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा ये वाला भी एमसीक्यूज पूछा जा रहा होता है। अच्छा, इस एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तरीकेकार तो बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे का है। कहता है कि भैया इसको सॉल्व करना है। अब रिमेंबर वन थिंग मेरा बच्चा, कि ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है। देखो, ये जो आपको ब्रैकेट गिवन है ना, और बीच में हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो सर यहाँ पे डिवीजन नहीं लगाया हुआ। अल्लाह के बंदे, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। फैक्टोरियल से क्वेश्चन को लिखने की खास ट्रिक होती है ये। कभी भी इस तरह की फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा इसको ओपन कैसे करते हैं? ऊपर वाली टर्म के साथ फैक्टोरियल लगाओगे, नीचे जो नंबर आ रहा है उसका फैक्टोरियल लगाओगे, इनके बीच में कॉमा, इसका मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी कि 2 के साथ भी फैक्टोरियल आएगा, तो क्या बन गया? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो नीचे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120 होता है। नीचे क्या होगा? 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 2 फैक्टोरियल 2, 6 1 6, एंड 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 6 2 12 एंड 0 का 0। सही है ना मेरा बेटा? 6 2 12 और 0 का 0, 2 1 10 एंड 2 10 20। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 10 हो जाएगा। ओके मेरा बेटा, क्लियर है सबको? कोई मसले की बात? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कह रहा है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। नॉर्मली टीचर्स प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाते, बट जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ते हैं और जानते हैं, मैं उन्हें प्रोबेबिलिटी हमेशा कवर करवाता हूँ। चाहे कितना भी मेरा कोर्स कंटेंट रहता हो, मैं बच्चे के साथ ये ज्यादती नहीं करता कभी भी कि फर्स्ट लेवल प्रोबेबिलिटी ना पढ़ाऊं। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोबेबिलिटी का एक एमसीक्यूज आ रहा है, बड़े मजे का एमसीक्यूज है। हमेशा याद रखिएगा मेरा बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। कहता है इफ ए इज एनी इवेंट इन द सैंपल स्पेस एंड द करेक्ट रिलेशन इज। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, आपको क्लियर कर देता हूँ मेरा बेटा। दुनिया के अंदर प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी होता क्या है, मैंने तमाम बच्चों को पढ़ाया हुआ, जो बच्चे मुझसे नए इस चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को। मेरा बेटा दुनिया में कभी भी किसी भी चीज का चांस वन से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसी चीज की वन होती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा जीरो से लेके वन के दरमियान लाई करती है। जीरो से लेके किसके दरमियान लाई करती है, वन के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज जिम जाऊंगा, चांसेस है 0%। अभी रात के 11 बज रहे हैं, हो सकता है अगर ये वीडियो मेरी जल्दी कंप्लीट होगी मैं जिम चला जाऊं, मैं रात 12 बजे तक ओपन है, मैं चला जा सकता हूँ। अगर चांसेस हैं कि जल्दी एंड होगी, चला जाऊंगा। यानी कितने चांसेस हैं भाई, 0% चांसेस है, 2% है, 3% है, 4% है, 5% है, नहीं 0.2 है, 0.4 है, 0.3 है, 0.5 है। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी लाई करती है जीरो से लेके वन के दरमियान। हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी लाई करती है जीरो से लेके वन के दरमियान, इसके दरमियान की प्रोबेबिलिटी होती है, कभी भी इससे आगे ही नहीं हो सकती। अगर आप में से किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी तो खुदारा कोई मसले की बात नहीं है, आप खाली इन एमसीक्यू को तरीके से कवर करिएगा, मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपने कुछ रट्टे वाले एमसीक्यूज हैं उनको अपने जहन में रखना है। जब एप्टीट्यूड साइड पे मेरे पास आओगे फिर तो ऑब्वियसली मैं समझा ही दूंगा प्रोबेबिलिटी कैसे करनी है, क्योंकि अभी अब आपके पास टाइम शॉर्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी फिर अब तो कवर नहीं कर पाओगे। बट अगेन आपने गलती करी अगर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कवर करना बहुत जरूरी है, उससे एमसीक्यूज निकलेंगे, क्वेश्चंस निकलेंगे। अच्छा भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से लेकर वन के दरमियान की होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे क्या कहता है, कहता है कि अगर दो कॉइन्स को मैं उछालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक हेड आए। अच्छा भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो भी आपका डिजायर इवेंट है डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट है, डिजायर इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। अब आपके पास कहा जा रहा है कि अगर आपके पास दो सिक्के हैं तो दो सिक्के होने के ऊपर टोटल इवेंट्स कितने होंगे। जाहिर सी बात है, अगर दो कॉइन्स आ रहे हैं तो या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, टेल टेल होगा, टोटल इवेंट्स कितने होंगे, चार होंगे। प्रोबेबिलिटी कहता है इस बात की फाइंड करो कि एटलीस्ट वन हेड आए। देखो कितने केसेस होंगे, या तो आपके पास हेड हेड है, क्या है हेड हेड, या फिर टेल हेड होगा, या क्या होगा हेड टेल होगा, या टेल टेल होगा। टोटल चार केसेस होंगे टू पॉइंट्स के केस के अंदर। कहता है एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट के मायने होते हैं कम से कम एक। वो बच्चे जो उससे प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं इसके मायने क्या। एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। एटलीस्ट के मायने कम से कम एक हेड, यानी कि कम से कम एक हेड आने के कितने केसेस, कितने इवेंट्स हैं, तीन इवेंट्स। 3 डिवाइडेड बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहते हैं, अ डाइस इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। डाइस कहते हैं छक्के को, बचपन में जो लूडो वगैरह खेलते थे ना, तो एक डाइस में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, 6 होते हैं, 6 होंगे। क्या कहता है, बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी, बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा नंबर है वो 4 आए। कौन सा नंबर है, चार। चार कौन सा नंबर है, ये नंबर है। यानी कि मेरा डिजायर इवेंट एक और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6, तो 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं नर्सरी क्लास के ऐसे क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 100। कभी भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स मांगी जाए एक्सपेंशन के अंदर, तो मेरा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमेशा एक ज्यादा होती है, जो भी पावर होती है उस पावर से एक ज्यादा होती है। यानी कि कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब दो टर्म्स की इक्वेशन, दो टर्म्स की एक्सपेंशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आ रही है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, हमेशा पावर से एक ज्यादा। अगर 100 की पावर आ रही है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एक ज्यादा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको किस पे मिलेगी। अच्छा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाले एमसीक्यूज बहुत ही मजे के होते हैं, मेजॉरिटी टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है इंटर साइड के ऊपर, बट ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत आता है। तो भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस पे मिलती है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। देखो आपको पावर गिवन है 7/2। नेगेटिव टर्म फर्स्ट किस पे मिलेगी, जो भी आपकी आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर इज इक्वल टू बेसिकली एन प्लस का 1, आर इज इक्वल टू बेसिकली एन प्लस 1। देखो पावर क्या आ रही है, 7/2। क्या आ रही है, 7/2 प्लस 1। तो कैलकुलेटर पे जाओ, सिंपल तरीके से 7/2 प्लस का 1 कर दो, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 4.5। आर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, 4.5। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो आर आता है ये हमेशा राउंड अप होता है। क्या होता है, हमेशा राउंड अप, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला जो होता है उसमें देखो क्या आता है, टी आर प्लस 1 आता है। तो फर्स्ट टर्म किसमें मिलेगी, टी आर प्लस 1 का मायने क्या है, 5 + 1 T6। यानी कि तुम्हें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल रही होगी 6 टर्म के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कहा मैंने मेरा बेटा, बहुत ही आसान से काम कहा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए आपके पास जो आर का फॉर्मूला होता है बेसिकली होता है n+1। तुम्हारी पावर यहाँ पे क्या आ रही है, 7/2। सिंपल तरीके तुमने आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, रिक्वायर्ड टर्म 7/2 + 1 कर दिया, क्या आ गया, 4.5 आ गया। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो जो भी आर आता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म के अंदर उसको हमेशा राउंड अप करते हैं, कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते। राउंड अप के मायने क्या है, जो भी पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू होगी हमेशा उससे करीब तरीन होल नंबर ऊपर वाला फाइंड आउट करोगे। तो 4.5 से बड़ा होल नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। तो आर की वैल्यू 5 आ गई, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, हमारे पास 6 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए।
कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक्सपेंशन आ रहा है और इस एक्सपेंशन के अंदर तुम्हारे पास n की वैल्यू कैसी है, मिडिल टर्म के बराबर है, तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा। मिडिल टर्म कैसे निकालोगे भाई? मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर आपकी पावर कैसी हो, इवन हो, आपकी वैल्यू पावर कैसी हो, इवन हो, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n+2 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, तो वो इसका ऑप्शन है। अच्छा, अगले एमसीक्यूज वही कर रहा है कि अगर तुम्हारी मिडिल टर्म की वैल्यू ऑड हो, यानी कि अगर तुम्हारी पावर ऑड हो तो मिडिल टर्म क्या होगी भाई? पावर कभी भी ऑड हो तो मिडिल टर्म दो आती है, एक आती है n+1 के ऊपर और एक आती है n+3 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो आ रहा है टिपिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं अगेन कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज में कंफ्यूज भी होते हैं। बाइनोमियल सीरीज का एक क्वेश्चन है जो कि आपकी किताब से लिया गया, मैंने बहुत बार बच्चों से कहा है इस क्वेश्चन को भी हल्का मत लेना। अच्छा, इस क्वेश्चन ने बेसिकली एग्जामिनर मांग क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार तुम्हें बाइनोमियल सीरीज पे काम करना है। किस पे काम करना है? बाइनोमियल सीरीज के ऊपर। अभी उसने बाइनोमियल सीरीज दे दी है, इसको वापस हमने क्या करना है, क्लोज करना है। अब उसने मुझे बाइनोमियल सीरीज तो बेसिकली दे दी है, बट मुझसे क्या क्या रहा है, एग्जामिनर चाहता है कि भाई मैं इस बाइनोमियल सीरीज को वापस क्लोज करवाऊं। यानी कि उसने मुझे बाइनोमियल सीरीज दे दी बना के, कहता है कि भाई इस बाइनोमियल सीरीज जो मैंने तुम्हें दी हुई ना बना के, इसको वापस क्लोज करो। अब मेजोरिटी अवाम यहाँ पे गैम्बल कर जाती है, मसला कर जाती है, पैनिक कर जाती है। तो भाई मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, मैं आपको 4 तरह की सीरीज बताता हूँ, इन सीरीज को आप एक बार समझ लीजिए। भाई देखो, आपके पास कभी भी आ जाए 1+x की पावर नेगेटिव का 1, क्या आ जाए 1+x की पावर नेगेटिव 1, उस सूरत में आपके पास जो सीरीज होती है कैसी होती है, 1 - x प्लस का एक्स स्क्वायर, अगला क्या होगा, नेगेटिव का x³ प्लस का डॉट 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 डॉट। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पास ऐसी बाइनोमियल सीरीज, ऐसी आपके पास सीक्वेंस इस सूरत में ओपन होगा जब आपके पास सेकंड टर्म आ रही हो पॉजिटिव और पावर आ रही हो नेगेटिव, तो आपके पास जो हमेशा सीरीज ओपन होगी वो ऑड इवन पे ओपन होगी, यानी कि प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। लेट सपोज इसका अपोजिट हो जाए, इसका अपोजिट क्या होगा कि मैं यहाँ पे कर दूं 1 - x - 1, उस सूरत में जो पूरी सीरीज होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पूरी सीरीज पॉजिटिव में ओपन होगी। पूरी सीरीज किस में ओपन होगी? पॉजिटिव में ओपन होगी इस कंडीशन के अंदर। अगर मेरी सेकंड टर्म भी नेगेटिव हो और पावर भी नेगेटिव हो, तब उस सूरत में पूरी टर्म क्या होती है, पूरी सीरीज नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 1+x होल पावर में नेगेटिव कर दूं, देखो सेकंड टर्म पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव है, तो सीरीज कैसे ओपन होगी, प्लस माइनस की फॉर्म में। कैसे ओपन होगी? प्लस माइनस की फॉर्म में। तो क्या ओपन होगी, 1 - 2x प्लस का 3x² माइनस का 4x³ प्लस का डॉट 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 चलता जाएगा। वाइल अगर मैं यहाँ पे भी माइनस कर दूं, सेकंड टर्म भी माइनस कर दूं, पावर भी माइनस कर दूं, उस सूरत में सीरीज कैसे ओपन होगी, कंप्लीटली प्लस की फॉर्म में ओपन होगी। 1+2x प्लस का 3x² प्लस का 4x³ प्लस का डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज का दे रहा है, यहाँ पे सीरीज आपको कैसी गिवन है, देखो प्लस माइनस वाली गिवन है, तो प्लस माइनस वाली सीरीज का आंसर क्या होगा, 1+x होल पावर में नेगेटिव का 2 होगा, ये इसका आंसर होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है कि भाई बताओ एंगल 135 डिग्री का रेडियन में क्या होता है। मेरा बेटा डिग्री से रेडियन में जाना बहुत ही आसान, सिंपल तरीके, तुम्हें 135 डिग्री गिवन है, खुदारा बच्चों को कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता होता, कैलकुलेटर यूज करने से पहले कभी भी कैलकुलेटर यूज करो। उस कैलकुलेटर के ऊपर तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बेटा, मेरा बच्चा किस चीज का, अल्फा का, सही है, बल्कि शिफ्ट का, सही है, सबसे कोने पे शिफ्ट का ऑप्शन होगा, शिफ्ट को दबा के 9 वाले बटन को क्लिक किया करो। हमेशा कभी भी कैलकुलेटर पेपर में ओपन करो मेरा बेटा, ये शिफ्ट का ऑप्शन होगा, शिफ्ट के बटन को दबा के यहाँ पे जो 9 का ऑप्शन होगा, 9 का उस पर क्लिक करना, क्लियर। जब शिफ्ट दबा के 9 दबाओगे तो आपसे पूछेगा क्लियर सेटअप, क्लियर मेमोरी, क्लियर ऑल, तो फिर 3 के ऊपर क्लिक कर दो, क्लियर ऑल पे, सही है ना, क्लियर ऑल पे, तो फिर आगे आपसे पूछेगा रीसेट ऑल, तो इक्वल टू के सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपके जो पर्टिकुलर कैलकुलेटर होगा उसकी मेमोरी रीसेट हो जाती है। ऐसा इसलिए किया करो क्योंकि मेरा बेटा हमारे घरों में छोटे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर कैलकुलेटर को मोबाइल समझ के, उसको अपने अब्बा जान का मोबाइल समझ के और पता नहीं किससे बातों में लगे हुए होते हैं, तो वो एक आध कोई फंक्शन दबा देते हैं, उसकी वजह से बच्चा इतना चरिया होता है कि कैलकुलेटर देखे बगैर सॉल्यूशन कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता उसके सारे आंसर गलत आ रहे हैं। तो आपने हमेशा कभी भी बोर्ड के पेपर के अंदर कभी पेपर सॉल्व करते हुए काम कर रहे हो, इसका हमेशा ख्याल रखा करो। और जो स्टूडेंट होता है वो भी चरिया होता है, क्यों चरिया होता है कि उसको मोबाइल यूज करना आता है तो कैलकुलेटर को फंक्शन रीसेट करने नहीं आते होते। मतलब ये अलमिया होता है आजकल के स्टूडेंट का कि उसको मोबाइल आईफोन 13 तो यूज करना आता है, किस तरीके से पबजी खेलनी है, किस तरीके से काम करना है, मगर उसको ये नहीं मालूम होगा कि उसने कैलकुलेटर रीसेट कैसे करना है। तो काइंडली बेटा इस चीज को लाजमी देखा करो। तो भाई आपके 135 डिग्री आ रहा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 135 को सिंपल तरीके से किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, पाई/180 से आपका आंसर आ जाएगा रेडियन के अंदर, जो कि क्या होगा, 3 पाई/4 होगा। अच्छा भाई, एक रेडियन किसके बराबर होता है, इसको हमेशा याद रखा करें, एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, आपको मालूम होनी चाहिए।
अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यू जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, कहता है कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो और साइन थीटा की वैल्यू लेस देन जीरो, तो बताओ पी थीटा किस में लाई कर रहा है। देखो हमेशा ये बात याद रखिएगा, ऑल सिली टॉम कैट्स, मेरी एक जुमला हमेशा याद रखो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, क्या है वो जुमला, ऑल सिली टॉम कैट्स। ऑल सिली टॉम कैट्स के मायने क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि कॉट थीटा की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो है मगर साइन थीटा की वैल्यू लेस देन जीरो है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू लेस देन जीरो है तो वन तो नहीं हो सकता क्योंकि वन पे सब पॉजिटिव होता है, वन पे तो सब पॉजिटिव होता है तो वन तो निकल गया, वन तो निकल गया। अब बचा कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो साइन थीटा नेगेटिव। भाई कॉट थीटा सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। सिंपल इज दैट, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि भाई कॉट थीटा जीरो से बड़ा हो वन से छोटा हो, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा। अब देखो ये बड़ा मजे का एमसीक्यू है, कहता है कि कॉट थीटा जीरो से बड़ा है मगर वन से छोटा है, यानी कि जीरो से बड़ा है, जब उसने कहा कॉट थीटा जीरो से बड़ा है मगर वन से छोटा है, भाई कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी उसका मतलब पॉजिटिव है, यानी कि मुझसे कह रहा है कॉट थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। भाई इसका आंसर दो हो सकते हैं, क्यों, भाई कॉट थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑल होता है, ऑल के मायने क्या है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली कॉट का जो अपना क्वाड्रेंट है वो थर्ड होता है क्योंकि ऑल सिली टॉम कैट्स के मुताबिक टॉम यानी कि टेंजेंट और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट थीटा फर्स्ट और थर्ड दोनों पे पॉजिटिव होगा, तो एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड होगा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही मजे का, बहुत ही मजे का, कहता है कि भैया देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा ये एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है कि भाई देखो अगर साइन नेगेटिव थीटा, यानी कि कभी भी साइन का एंगल अगर नेगेटिव में आ जाए तो साइन की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को पहले लिख देते हैं और नेगेटिव का साइन थीटा बन जाता है। कॉस के अंदर कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, कॉस में कभी नेगेटिव का सिंबल आ जाए एंगल के अंदर तो मेरा बेटा कॉस उस नेगेटिव के एंगल को बाहर नहीं फेंकता बल्कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली हमारे पास टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर साइन वाली प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट भी अपने नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है और खुद थीटा पे अप्लाई हो जाता है। खाली कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि जब कॉस किसी नेगेटिव के साइन पे अप्लाई होता है तो मेरा बेटा उस नेगेटिव साइन को कॉस खा जाता है, वाइल साइन और टेंजेंट दोनों के अंदर कभी भी नेगेटिव का एंगल आ रहा हो तो नेगेटिव साइन बाहर रख देते हैं और एंगल पे सिंपली अप्लाई हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात है आपको मालूम होनी चाहिए, एमसीक्यू बेसिकली यही कह रहा था। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, क्या कहता है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 3 एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। बेटा आप जो नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है क्वेश्चन नंबर 65, इसमें गलती हुई है, काइंडली करेक्ट दिस साउंड कि यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज कुछ ये है, एमसीक्यू में गलत लिखा हुआ है। एमसीक्यू आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 किसके बराबर होगा। तो मेरा बेटा साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए क्या कह रहा है, कहता है नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे भैया सिंपल तरीके से सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। भाई देखो सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो मेरा बच्चा सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हुई सबसे नीचे वाली जो ऊपर जाके पलटा के लिखी जाती है क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस बन जाएगा, और साइन बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो ये एमसीक्यू ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू भी आसान सा, कहता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बताओ किसके बराबर होगा। देखो भाई आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, क्या यहाँ पे एमसीक्यूज कह रहे हैं पहले तो समझ लो। एमसीक्यूज कह रहे हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये बात मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख दें मेरा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, बात बराबर है क्योंकि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, सही है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो भाई देखो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, सेक बराबर होता है 1 बाय कॉस के, है ना भाई, सेक बराबर होता है 1 बाय कॉस के, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू जो आ रहा है ये डबल एंगल का आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, डबल एंगल का आ रहा है।
तो आपसे क्या कह रहे हैं, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 किसके बराबर होता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है किसके? sin 2 थीटा के। डबल एंगल फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे हाफ एंगल को डबल एंगल में बेसिकली कन्वर्ट किया हुआ है। तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 किसके बराबर होगा? sin थीटा के होगा। मैंने ट्रिगोनोमेट्री में तमाम बातें आपको बहुत डिटेल में समझाई भी है, पढ़ाई भी है। क्लियर है मेरा बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ईयर मैथ्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे, सेकंड ईयर मैथ्स के भी मिलेंगे, एप्टीट्यूड के भी मिलेंगे। मेरा बेटा खुदारा एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, 50,000 रुपए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इस वक्त एप्टीट्यूड की, नस्ट की तैयारी के लिए, एनईडी की तैयारी के लिए, आईबी की तैयारी के लिए, सीएस की तैयारी के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो मशहूर जमाना कराची के कोचिंग सेंटर्स हैं, वो 50,000 रुपए सिर्फ 4 महीने के लेते हैं एप्टीट्यूड की तैयारी करवाने के लिए। आपको इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मिलेंगे। बेटा मैं ही वो बंदा होता हूँ जो उन कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ा रहा होता हूँ, हम वहां से भी अच्छे अमाउंट पैसे पकड़ते हैं। बट द पॉइंट इज डेट कि मैं उस चीज के हमेशा खिलाफ हूँ। मैं उस चीज के हमेशा खिलाफ हूँ क्योंकि वो चीज एक अमीर बच्चा तो अफोर्ड कर सकता है, बट पाकिस्तान की, कराची की मेजॉरिटी आबादी अफोर्ड नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को पाकिस्तान भर के बच्चे देखते हैं। तो एक बात जो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अपने माँ बाप के ऊपर सेकंड ईयर में आके खुदारा जुल्म मत करना, उनसे फरमाइश मत करना ई कैट कहीं से पढ़वाने की, क्योंकि ई कैट की जो इस वक्त फीस चल रही है मेरा बेटा 60,000 रुपए चल रही होगी। जब आप सेकंड ईयर पास करोगे उस वक्त जो फीस चल रही होगी मोस्ट प्रोबेबली 60,000 चल रही होगी। आज अगर 50,000 रुपए है, और आज जो गुर्बत की हालत है, आज जो महंगाई की हालत है, उसमें 50,000 रुपए अफोर्ड करना किसी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अगर माँ बाप के 4-5 बच्चे तो कैसे अफोर्ड करवाएंगे उनके लिए? तो भाई ई कैट या बी कैट देना पड़ता है जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे होते हो। सही है, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तब आपको ई कैट या बी कैट देना पड़ता है। अब उसकी तैयारी के लिए डिफरेंट कोचिंग वाले इतनी हैवी अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। बेटा इस चैनल का नाम ध्यान में रख लेना, इस चैनल के ऊपर आपको सारी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ई कैट मैथ्स की पूरी, यानी कि नस की तैयारी करनी है आपको, फास्ट की तैयारी करनी है, आईबी की तैयारी करनी है, एनईडी की तैयारी करनी है, जीआईकेआई की तैयारी करनी है, यूटी लॉ की तैयारी करनी है, आईएसटी इस्लामाबाद की करनी है, एयर यूनिवर्सिटी की करनी है, या फिर इकरा की करनी है, केयू की करनी है, जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, सिंपल इस चैनल के ऊपर ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ या बी कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अच्छा ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी जानने वाला है मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर्स में बैठा हुआ है तो वो भी आपको बता देगा बेटा मैं उन कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ा रहा होता हूँ, बट मैं स्टिल उनके खिलाफ बात करता हूँ क्योंकि वो बच्चे के खून तक निचोड़ रहे हैं, जो गलत है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो मैं अपने यूट्यूब के बच्चे के लिए, अपने ऑनलाइन बच्चे के लिए भी काम कर रहा होता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से कई हजार बच्चों ने मुस्तफीद हुए हैं, फायदा उठा चुके हैं। इसलिए आप तक ये बात पहुंचाना लाजमी है कि भाई आपने खुदारा अपने माँ बाप पे जुल्म नहीं करना मेरा बेटा। क्लियर है? एक बार जाके उस कंटेंट को देखो, रिव्यूज करो, कमेंट सेक्शन के ऊपर जाके चेक करो किस तरह बच्चों को कहाँ कहाँ पहुंची है और किस तरह के बच्चों ने कमेंट किए हैं, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि भाई अचीवमेंट्स किसे कहते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? तो कम्युनिटी सेक्शन पे जाके अचीवमेंट जरूर देखिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कैसे कैसे बच्चे अंदरूनी सिंध से गरीब गांव और देहातों से कहाँ कहाँ पहुंचे। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये बताना बड़ा जरूरी था क्योंकि अब आप सेकंड ईयर में जब आओगे तो आपको उसकी बड़ी जरूरत होगी। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। अगला एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं बताओ 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा? अच्छा अब ये एमसीक्यूज बड़े मजे का है। कहता है क्या, कहता है 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 बताओ किसके बराबर होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया, ये बड़े मजे की बात है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली बल्कि यही क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा? तो भाई देखिए मेरे पास सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपली हमारे पास 1 माइनस के ये दूसरा यूज कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें क्या चाहिए। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास मेनली क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। देखो 1 का 1 एज इट इज, cos 2 थीटा के हमारे पास दो डबल एंगल फॉर्मूला होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हम पहले वाला पहले यूज करके चेक कर लेते हैं, कौन सा वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 का 2, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा 2 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। सही है, ऊपर से 2 अगर आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, नीचे होल डिवीजन में 2 का 2। मेरा बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है मेरा बेटा? टेंजेंट थीटा का पीरियड पूछ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन और कॉस में पीरियड होता है 2 पाई, और टेंजेंट थीटा का पीरियड क्या होता है, सिंपल पाई होता है। क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है हाफ साइन 2x का पीरियड बताओ। देखो साइन 2x का ओरिजिनली पीरियड होता है किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। ओके, अब क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, हाफ साइन 2x। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो
पीरियड निकालने के लिए आपको जिस चीज का जिम्मेदारी होती है, जिस चीज का काम होता है, वो सिर्फ एंगल होता है। तो साइन 2x का यानी कि पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, तो 2x का पीरियड कैसे होगा? देखो जो भी आपका एंगल होता है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई टर्म आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है, पीरियड से आगे डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे देखिए 2 पाई से क्या होगा, डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पाई होगा। आप इस बाहर वाले हाफ को कंसीडर नहीं करोगे, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपका पीरियड निकालने के लिए जिस चीज का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल होता है। एंगल के अलावा वाली टर्म का पीरियड निकालने में कोई रूल नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, सिंपली पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि अगर ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के और सी बराबर हो किसी एक्स के। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे क्या कहता है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के और तीनों चीजें बराबर हो किसी टर्म एक्स के, यानी कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की तमाम साइड्स इक्विवेलेंट हो, तो बताओ उस ट्राइंगल के अंदर एस की वैल्यू क्या होगी? देखो एस क्या चीज होता है, एस हीरोज लॉ का होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो चूंकि तीनों साइड्स बराबर है तो क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट विल बी 3x, तो 3x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये तमाम बातें मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर्स में पढ़ाई हुई हैं मेरा बेटा। सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एबीसी डिवाइडेड बाय आर, सही है ना। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, सब पढ़ाया हुआ है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे कहता है इनस्क्राइब यानी कि इन रेडियस स्मॉल आर का फॉर्मूला। मेरा बेटा स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। अगेन बड़ी मशहूर चीज, चैप्टर नंबर 12 के अंदर सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे क्या कहता है, इनस्क्राइब रेडियस R1, यानी कि R1 रेडियस क्या होगा, ये होता है बेटा डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस ए। R2 होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस बी। R3 होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस सी। ये तीनों जो एमसीक्यूज आ रहे हैं बेसिक एमसीक्यू उसके ऊपर आ रहे हैं, लेक्चर के ऊपर। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, इन चारों में से। मेरा बेटा इन चारों में से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मुलाज मैंने आपको याद करवाए। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मुला आ रहा है, तो हाफ ए बी साइन गामा वाला सही फॉर्मूला है। हाफ ए सी साइन गामा इसलिए नहीं हो सकता, जिसकी साइड होती है उसका एंगल नहीं होता, ये वाला भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हाफ ए बी साइन गामा वाला। अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन जैसे गिवन है तो ऑब्वियसली इसको क्रॉस कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, हाफ ए बी साइन गामा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है कि अगर तुम्हारे पास मेजर एंगल सी बराबर हो किसके, आर के, तो बताओ लॉ ऑफ कोसाइन किस सूरत में ओपन होगा। अच्छा ये बड़े मजे का एमसीक्यूज है। क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे पास मेजर एंगल किसके बराबर हो, आर के। अच्छा यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसने इसी बात को लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे अंदाज में। कहते हैं कि अगर तुम्हारा जो मेजर एंगल सी है, यानी कि तुम्हारा जो एंगल है वो सी का है और वो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो बताओ लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा। मेरा बेटा देखो लॉ ऑफ कोसाइन अगर मुझे एंगल सी के रिस्पेक्ट से ओपन करना है तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गामा। अब मुझे एंगल सी यानी कि जो गामा की वैल्यू गिवन है वो राइट एंगल बेस गिवन है 90 डिग्री, तो कॉस 90 होगा। कॉस 90 होता है 0 के बराबर, सही है। तो पूरी की पूरी टर्म जो कॉस 90 से मल्टीप्लाई हो रही है खत्म हो जाएगी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत आसान सा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या आ रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है cos sin इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इस एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत एक मजे की चीज है। देखो सबसे पहले sin इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर पे जाइए, शिफ्ट दबा के साइन क्लिक करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 डाल दीजिए। साइन इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। अब आपसे कह रहे हैं बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होगी। तो मेरा बेटा cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 बराबर होता है सिंपल तरीके से हाफ के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे कहता है कि बताओ टेंजन आर्क टेंजन -1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजन आर्क टेंजन -1। सबसे पहले आर्क टेंजन -1 सॉल्व कर लो। आर्क टेंजन -1 क्या होगा, मेरा बेटा आर्क के मायने होते हैं इनवर्स के, तो यानी कि आपको टेंजन इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है। टेंजन इनवर्स -1 क्या होगा, 45 डिग्री। अब आपको जो आर्क टेंजन -1 की वैल्यू आई, क्या ही आपके पास टेंजन इनवर्स -1 की वैल्यू नेगेटिव का 45, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, -45। अब टेंजन -45 निकाल लो, किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। सिंपल कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई साइन इंटू आर्क कॉस रूट 3/2,
यानी कि यहाँ पे आपको आर्क आर्क के मायने क्या होते हैं, कॉस इनवर्स सेप्टेम्बर 13 बहुत पहले कंप्लीट करवा दिया था। आर्क कॉस के मायने क्या होते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। तो मेरा बेटा कॉस इनवर्स √3/2 किसके बराबर होगा भाई, कॉस इनवर्स, हम हमसे क्या कह रहे हैं, सिंपल तरीके से कह रहे हैं कॉस इनवर्स √3/2। कैलकुलेटर पे चाहिए, सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स √3/2 कर दीजिए। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 30 डिग्री आ रही होगी। क्या वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 30 डिग्री, सही है। उसके बाद साइन 30 निकाल लीजिए, साइन 30 बराबर होता है हाफ के, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने मैथ्स के चैप्टर वाइज तमाम एमसीक्यूज को कवर कर लिया। मेरा बेटा आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर मैंने मैथ्स के आपको तमाम के तमाम पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए। जितने भी मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए सारे के सारे कौन से बेटा, पास पेपर बेस्ड एमसीक्यूज हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अच्छा भाई, आपने ना सिर्फ बेटा ये एमसीक्यूज का लेक्चर खुद देखना है, बल्कि खुदारा इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने कजन्स के अंदर लाजमी शेयर करना है। उसके पीछे रीजन है भाई, हो सकता है आपको एमसीक्यू समझने में मसला ना हुआ, बट आपके दोस्तों को होगा। तो भाई आपने ना सिर्फ इन एमसीक्यूज को शेयर करना है, एक चीज सबसे पहले सबने मुझसे वादा करना है, वो क्या है भाई, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो, जो भी आपका कोचिंग का ग्रुप हो, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप हो व्हाट्सएप के ऊपर, आपने वहां पे इस लिंक को जरूर शेयर करना है। सेकंड नंबर के ऊपर मेरा बेटा आपने एक दूसरा काम करना है, और वो दूसरा काम क्या करना है, जब जिस दिन आपका सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का सॉरी मैथ्स का पेपर होगा, जो कि आई गेस जुलाई के स्टार्ट के अंदर है, तो आपने उस दिन वापस आके मुझे लाजमी बताना है आपका पेपर कैसा हुआ। आई विल बी रिमेम्बरिंग यू इन माई प्रेयर्स। मैं अपनी दुआ में आप सबको याद रखूंगा कि अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे, अल्लाह आप तमाम बच्चों को अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, और अल्लाह आपको तमाम बच्चों को कामयाबी अता फरमाए जो आप डिजर्व करते हो मेरा बेटा। तो मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों ने मुझे आके लाजमी बताना है। तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आपने जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन पेपर के बाद वापस घर आके आपने मुझे जरूर कमेंट करके बताना है कि भाई एमसीक्यूज कैसे गए। एमसीक्यूज के लिए भाई मैंने मेहनत करी है, मुझे इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती मेरा बेटा, यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, तभी मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो पेमेंट के लिए। द पॉइंट इज दैट कि यूट्यूब के बच्चों में फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करता हूँ। सो कहने का मकसद क्या है मेरा बेटा, आपने जिस दिन आपका पेपर होगा मैथ्स का, उस दिन आपने घर पे आके मुझे लाजमी बताना है कि आपका पेपर कैसा गया, किस तरह से हुआ, क्या एमसीक्यूज आपको सारे आपके सॉल्व हुए नहीं हुए। क्लियर है मेरा बेटा। तो मैंने अपने बच्चों से जो वादा किया तो उस वादे को पूरा कर दिया कि भाई एमसीक्यूज की तैयारी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। तमाम के तमाम हर किस्म के पास पेपर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको इस लेक्चर में कवर करवाए। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आजकल कॉलेजेस के पेपर के एमसीक्यूज भी अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने देखा हो तो मैंने पीसी का पेपर, दिल्ली कॉलेज का पेपर, पीसीएचएस का पेपर सारे अपलोड करे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और कराची के कॉलेजेस के पेपर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने लेक्चर्स खुद भी देख लिया, अपने दोस्तों से भी शेयर करने हैं। सेकंड ईयर की भी इस तरीके से मैं अपलोड कर भी चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथ्स और सेकंड ईयर मैथ्स की मैं अपनी नए सेशंस का, नए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज 10 जुलाई से कर रहा हूँ। यानी कि वो तमाम बच्चे जो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर में जाएंगे, अगर वो मुझसे लाइव मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 10 जुलाई से मैं अपना पहली क्लास मैथ्स की स्टार्ट कर रहा हूँ। पर मंथ की इसकी फीस बहुत कम होगी, बहुत मुनासिब होगी, सही है भाई। इसकी खास बात क्या होगी, इसमें टेस्ट भी लिए जाएंगे, लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे होंगे। लाइव क्लासेस ही होंगी मेरा बेटा, यानी कि रोज हर दिन हम लाइव तौर पे आप फेस टू फेस मैथ्स को पढ़ेंगे मेरे से, और ये ऑनलाइन सेशन होगा तो उसकी फीस मैं बहुत कम रखूंगा। क्लियर है मेरा बेटा। और इसके अंदर वीकली टेस्ट भी हुआ करेंगे, और टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको वीक टू वीक आपके पेरेंट्स को दी जाएगी। तो भाई ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी थी, तो यहाँ पे हमने आज के सफर को इख्तिताम पजीर करते हैं। आई होप आपको ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। तो मेरा बेटा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको बात समझ में आती है नहीं आती है, और जिस दिन आपका पेपर हो जाए मैं उस दिन आप मुंतजिर हूँ कि इस वीडियो के ऊपर आप लाजमी आके कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपका मैथ्स का पेपर कैसे हुआ। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।